KGS पार्ट 2 टेस्ट 1 का पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड है अदर वाला। विशेष श्रेणी के दर्जा से क्या तात्पर्य है? बिहार द्वारा विशेष श्रेणी की दर्जे की मांग पर चर्चा कीजिए और राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। साथ ही चुनौतियों से निपटने का उपाय भी सुझाएं। देखते हैं पहले विशेष राज्य के दर्जा क्या है। विशेष श्रेणी के दर्जा केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित राज्यों के विकास की सहायता और समर्थन के लिए प्रदान किया जाता है। विशेष राज्य के दर्जा क्यों प्रदान किया जाता है? तो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित राज्यों के विकास में सहायता और समर्थन के लिए। इसे 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह गॉडगिल मुखर्जी द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर आधारित। 1969 में पांचवें वित्त आयोग के समय इसको प्रस्तुत किया गया था और यह गॉडगिल मुखर्जी द्वारा मुखर्जी के फॉर्मूले पर आधारित है। इस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड। बाद में सिक्किम, त्रिपुरा को भी ये दर्जा बढ़ाया गया। भारत के संविधान में विशेष श्रेणी का दर्जा के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा राज्य को वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 371, 371 के ए, 371 के जे के तहत राज्यों के लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भी रेडी थे इसके विशेष श्रेणी के दर्जा बंद कर दिया गया और किसी भी राज्य को आगे विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया। विशेष श्रेणी राज्य के निर्धारित मानदंड पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए? तो फर्स्ट है कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए। सेकंड, जनसंख्या घनत्व वहाँ कम होना चाहिए या जनजातीय आबादी अधिक होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन, या तो जनसंख्या घनत्व कम या जनजातीय आबादी वाला बहुल क्षेत्र हो। पड़ोसी देश के साथ सीमा पर सामरिक स्थिति होने, यानी कि सामरिक महत्व से इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो। आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ेपन होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, आधारभूत संरचना के अभाव हो, वैसा क्षेत्र होना चाहिए। और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए। और वित्त का आवंटन में ना राज्य को गैर व्यवहार प्रकृति महसूस करता हो, उस राज्य के लिए है। अब देखते हैं अपना बिहार के बारे में। बिहार सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के मांग का कारण क्या था? तो फर्स्ट है कि बिहार जातीय सर्वेक्षण के परिणाम है। बिहार में आर्थिक विषमताएं हैं। उसके बाद बिहार में आपदाएं आए दिन आते रहता है। खराब बुनियादी ढांचा है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ गरीबी है, यानी कि सबसे सर्वाधिक गरीब राज्य है। और विकास के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। तो देखते हैं बिहार के जातीय सर्वेक्षण में क्या क्या है। बिहार के जातीय सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि बिहार में 60% से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग के हैं। सामान्य वर्गों की आबादी केवल 15% है। तो 60% से अधिक जो है यहाँ पर पिछड़े वर्ग के हैं, 15% ही सामान्य वर्ग के हैं। जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 20% और अनुसूचित जाति की आबादी 20% और अनुसूचित जनजाति का परसेंट 1.6% है।
तो यहाँ पर तो ऑल ओवर बता दिया कि पहले 60% लोग पिछड़ेपन के शिकार हैं, उसके बाद सामान्य आबादी 15% है, यानी जनरल 15% है, एसी जो है 20%, अनुसूचित जाति की आबादी 20% है, और एसी और एसटी जो है यहाँ पर 1.6% है। अल्पसंख्यक आबादी 17.7% है। इस प्रकार सर्वेक्षण में विशेष श्रेणी के दर्जे के मांग के लिए एक मजबूत आधार है। ये आधार एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मजबूत आधार है। अब देखते हैं बिहार में की आर्थिक विषमता क्या है। तो राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन और कम निवेश प्रवाह जैसी आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आय स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सहित कई आयामों में असमानताएं प्राप्त हैं। तो औद्योगिक पिछड़ेपन भी है, कम यहाँ पर निवेश का भी अभाव है, आर्थिक बाधाओं का सामना कर रहा है बिहार, और राज्य स्तर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी जो है निम्न कैटेगरी के हैं या कई आयामों में असमानताएं बहुत अधिक हैं। देखते हैं बिहार में आपदाएं। बिहार में ना बाढ़, सूखा, लू, भूकंप, यहाँ की तक कि वज्रपात, ये सब प्राकृतिक घटनाएं आए दिन आते रहती हैं, यानी कि रेगुलर हो गया है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73%, यानी कि बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। इसके अलावा राज्य का 50% से अधिक हिस्सा सूखे के चपेट में है। 73% बाढ़ के चपेट में आ जाता है और क्षेत्र हैं, और 50% से अधिक हिस्सा जो है सूखे के चपेट में आ जाते हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन प्रभावित होता है। अब देखते हैं खराब बुनियादी ढांचा। तो इसमें आ जाएगा सिंचाई सुविधाएं, भंडार सुविधाएं, जल आपूर्ति, परिवहन, संचार आदि जैसे बुनियादी ढांचे पर्याप्त है, और इस प्रकार लोगों के आजीविका प्रभावित होती है। बड़े पैमाने पर गरीबी है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-23 के अनुसार बिहार में 26.5% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। कौन सा रिपोर्ट है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-23, ये शायद नीति आयोग की रिपोर्ट है। उड़ीसा के बाद बिहार भारत का दूसरा सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार में ग्रामीण गरीबी 62.3% है, और औसत गरीबी, राष्ट्रीय औसत गरीबी से 37.3% से बहुत अधिक है। यानी कि बिहार में ऑल ओवर देखा जाए तो गरीबी है 26%, ग्रामीण गरीबी कहेगा तो ये है 62.3%, और राष्ट्रीय ये औसत गरीबी कितना है ग्रामीण, तो 37.3%, तो इससे बहुत ज़्यादा अधिक है, तुलना किया है। अब देखते हैं विकास के लिए वित्तीय सहायता। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक तरीका है, जो बिहार को विकास परियोजना के लिए आवश्यक पूंजी निवेश करने और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर आए दिन मिलते रहता है उत्थान के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता, वो भी एक पक्ष है। अब देखते हैं विशेष राज्य के दर्जा मिल जाएगा तो क्या लाभ होगा, यानी कि विशेष राज्य के दर्जा से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, तो देखते हैं। विशेष श्रेणी के दर्जा में शामिल होने का एक लाभ यह है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान और ऋण के रूप में 90% तक ही केंद्रीय सहायता की जाती है। तो सर्वाधिक मतलब सहायता 90% केंद्र ही सहायता कर देगा। विशेष श्रेणी के दर्जा के लिए निधि गैर व्यापकत के अंतर्गत आता है। तो विशेष श्रेणी के दर्जा के लिए निधि गैर व्यापकत के अंतर्गत आता है। उन्हें करों में
रियायत भी मिलती है। उन्हें क्या मिलता है? तो करों में रियायत भी मिलता है। केंद्रीय निधि प्राप्त करने में तरहीजी व्यवहार होता है। और राज्य ऋण स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो 2-3 लाभ है। पहले हो गया कि केंद्र द्वारा परियोजनाओं और विकास के लिए अनुदान और ऋण 90% मिल जाएगा। उसके बाद में करों में रियायत भी मिल जाएगी। देन है कि केंद्रीय निधि प्राप्त करने में तरजीही व्यवहार होगा, यानी कि अच्छा व्यवहार होगा। और उसके बाद में है राज्य ऋण स्वैपिंग और ऋण राहत परियोजनाओं का लाभ भी उठा सकता है। तो इतना सारा बेनिफिट्स है। अब देखते हैं विशेष राज्य श्रेणी से संबंधित चिंताएं क्या है। चिंता देखते हैं। फर्स्ट है कि केंद्रीय निधि पर अत्यधिक निर्भरता होता है, राजनीति से प्रेरित होता है। केंद्रीय निधि, पहला चिंता क्या है? केंद्रीय निधि पर नाराज अधिक निर्भर हो जाएगा। उसके बाद ये राजनीति से प्रेरित हो जाएगा और पूरी तरह से केंद्र के विवेक पर आधारित हो जाएगा, अपना स्वविवेक छोड़ देगा। वित्त का दुरुपयोग हो सकता है और अन्य राज्यों द्वारा विशेष श्रेणी के दर्जा की मांग की फिर बात बढ़ जाएगी, उठ जाएगी। और क्रियान्वयन में चुनौती है। अब देखते हैं केंद्रीय वित्त पोषित निर्भरता कैसे है। तो विशेष श्रेणी के दर्जा ने राज्य को केंद्रीय वित्त पोषण और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता बना दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और विकास सीमित हो सकता है। राजनीति से प्रेरित विशेष श्रेणी के दर्जा में धन का आवंटन राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए हो सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी राज्य में केवल उसी पार्टी को धन या अनुदान उपलब्ध करा सकती है। तो सत्तारूढ़ पार्टी राजनीति से प्रेरित हो जाएगा, एक विशेष पार्टी को ही धन ये सब आवंटित करेगा। उसके बाद है पूरी तरह से केंद्र के विवेक पर आधारित हो जाएगा, यानी कि विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जा देने के निर्णय किसी विशिष्ट मानदंडों के आधार पर न होकर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्ण विवेक पर निर्भर हो सकता है। ये भी एक बात है। उसके बाद वित्त का दुरुपयोग कैसे होता है? तो विशेष श्रेणी के दर्जा के अंतर्गत उचित जवाबदेही के बिना केंद्रीय सहायता के कारण धन का गलत आवंटन हुआ, जिससे राज्यों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है अन्य राज्यों द्वारा विशेष श्रेणी के मांग। तो 1 या 2 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अन्य राज्यों की ओर भी इसी तरह की मांगे तेज हो जाएगी, जिससे राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लास्ट है कार्यान्वयन की चुनौतियां। विशेष श्रेणी के दर्जा प्रदान करने में प्रशासनिक अक्षमताओं, भ्रष्टाचार या खराब योजना के कारण धन के कुशल और प्रभावी उपयोग में भी चुनौतियां आई हैं। देखते हैं भावी कदम क्या है। राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो क्या है? तो राज्यों की आवश्यकता के अनुसार विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाने की भी आवश्यकता है। नीतियां केंद्रीय सहायता पर राज्य के निर्भरता को कम करने की दिशा में उन्मुख होनी चाहिए। विशेष श्रेणी का दर्जा के वित्त पोषण और इसके उपयोग में उचित जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए।
क्या होना चाहिए? विशेष श्रेणी के दर्जा के बीच पोषण और इसके उपयोग में उचित जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। लास्ट पॉइंट है कि विशेष श्रेणी के दर्जा प्रदान करना राजनीतिक स्वार्थ को बनाए रखने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, जो पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। और निष्कर्ष, विशेष श्रेणी का दर्जा संविधान के समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करता है। यह आर्थिक रूप से वंचित राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में राष्ट्रीय एकता, संघीय सहयोग और सभी के लिए समान विकास को संतुलन करना होगा। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है 42वें संविधान संशोधन 1976 की मुख्य विशेषताओं और भारतीय संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो चीज़ बताना है। साथ में इसे लघु संविधान क्यों कहा गया, ये भी बताना है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में बताना है, उसका विशेषता, संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा करने से, और लघु संविधान इसको क्यों कहा गया। तो देखते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल की अवधि यानी कि 1975 से 77 के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसके माध्यम से संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसने शासन और व्यक्तिगत अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। देखते हैं पहले विशेषता क्या है 42वां संविधान संशोधन के। तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, वहाँ क्या हुआ था वो देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यहाँ जोड़ा गया। उसके बाद एक और कॉलम में जोड़ा गया है जो राष्ट्र की एकता शब्द के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो दो जगह संशोधन हुए हैं, दो कॉलम में, और 3 वर्ड जोड़ा गया है। फर्स्ट हो गया पंथ निरपेक्ष, सेकेंड लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं समाजवादी, सेकेंड हो गया पंथ निरपेक्ष, और थर्ड हो गया अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। आप कैसे बोल रहे हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े गए हैं। नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, जैसे 31D को जोड़ा गया। 31D के माध्यम से संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और संगठन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो जो भी राष्ट्र विरोधी कानून गतिविधियां हो रहा है और संगठन जो बन रहा है उसके विरोध में कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई? संसद को दी गई। कौन सा आर्टिकल के तहत? 31D के तहत। इस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39A, 43A, 48A जोड़े गए और अनुच्छेद 39F में परिवर्तन किया गया। तो इसके लिए 39A, 43A और 48A जोड़ा गया था और 39F में परिवर्तन किया गया। तो देखते हैं 39A पहले क्या है। DPSP में क्या क्या कई आर्टिकल जोड़ा गया है? 3 आर्टिकल, 39A, 43A, 48A और 39F में संशोधन हुआ है। पहले देखते हैं 39A में क्या जोड़ा गया है। 39A
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली सभी के लिए न्याय एवं समान अवसर को बढ़ावा दे। यह विशेष रूप से कानूनों और योजनाओं या अन्य उपायों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य चुनौती के कारण भारतीय नागरिकों को न्याय से वंचित न किया जाए। यानी कि निःशुल्क न्याय विधिक सहायता दी गई 39A के तहत। अब देखते हैं 43A में क्या किया गया है। तो किसी राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। क्या कह दिया? 43A में क्या है कि राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून, यानी कि ये श्रमिक से संबंधित है, श्रमिक के संरक्षण के लिए है। उसके बाद 48A है राज्य पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीव की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्यों के समावेश 1976 में केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर तो मौलिक कर्तव्यों का भी सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कौन से समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये इस प्रकार है। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकेंड है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। थर्ड है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। 4 है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के समान के विरुद्ध हो। तो भारत के सभी लोगों में समरसता, वही भाषा, संस्कृति, वर्ग, भ्रातृत्व और ये महिला समान से संबंधित है 5वां। अब 6 क्या है? 6 में है कि हमारी संस्कृति और गौरव परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। तो 6 में संस्कृति है, 6 में संस्कृति। 7 में है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो 7 में है पर्यावरण, ये झील, नदी, ये सब वन्य जीव। 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार के भावना को विकास करना। 9 में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, नो हिंसा। 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।
11 है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल या शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो 11 में वही है, माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। अब अनुसूची में भी संशोधन हुई है। ये क्या हुआ है, 7वीं अनुसूची में संशोधन की गई थी। तो 42वें संशोधन अधिनियम में वन्य प्राणियों के संरक्षण, शिक्षा, वन और पक्षी, बाट और माप, न्याय प्रशासन, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। मौलिक अधिकारों में कटौती। इसमें कहा गया है कि बाह या पात लगाया जाता है तो अनुच्छेद 358 बिना किसी विशेष सूचना के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई अधिकारों को निलंबन है। तो 358 बिना कोई सूचना के ही अनुच्छेद 358 के तहत 19 निलंबित हो जाएगा। इस तरह से मौलिक अधिकारों में कटौती की गई थी। अब नेक्स्ट है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग शब्द के स्थान पर नौसेना, थल सेना या वायुसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का प्रयोग। ऊपर वाला ही सही है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग। उसके बाद है न्यायाधिकरणों के स्थापना या का प्रावधान। इस संशोधन द्वारा लोक सेवकों से संबंधित मामलों और अन्य निर्दिष्ट मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखते हैं, इतना सारा प्रावधान की गई थी। अब देखते हैं इसका आलोचना क्यों किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सीमित करना। इस संशोधन में कानूनों के संवैधानिकता पर निर्णय देने की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया। शक्ति का भी केंद्रीकरण किया गया। तो 42वें संशोधन ने राज्य सरकार की तुलना में केंद्र को अनुचित शक्ति प्रदान की। तो इस तरह से शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती। इस संशोधन का अधिकांश राजनीतिक दलों और दबाव समूहों द्वारा विरोध किया गया। भ्रष्टाचार के लिए जगह बनाना। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार संशोधन में भ्रष्टाचार के लिए जगह बना सकती थी। 42वें संशोधन अधिनियम के लागू होने से भारत अधिनायकवादी और निरंकुश शासन की स्थापना हुई। पता नहीं क्या क्या बोल दिया, समझ में ना आया। हालांकि 1977-78 में 43वें और 44वें संशोधन अधिनियमों द्वारा इन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के इतिहास में एक विवादास्पद अध्ययन बना हुआ है। यह अधिनियम परिवर्तन की आवश्यकता और मौलिक अधिकारों के संरक्षण, भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के नाजुक संतुलन याद दिलाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गया इसका नेक्स्ट वीडियो में।